या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जिन एग्जामिनेशंस को फोकस करके ये PDF बनाया गया है वो एग्जामिनेशन है जिनमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो है SSC का, रेलवे का, ग्रुप डी का, UPSC का, इसके अलावा PSC का, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें GK आती है वो, और B.Ed का जो PTET का एग्जाम होता है, इसके अलावा जो BSTC का एग्जाम होता है, और टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी के लिए एग्जामिनेशन ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी को अपन क्या कहेंगे? उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी को हम कहेंगे अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा बुलाते हैं, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम कर्क रेखा बुलाते हैं। ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ऐसे ही 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर्स। ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो ये 2 बराबर भागों में काटती है और ये जाती है मालागासी से होकर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वो ये कहलाती है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के एकदम बीच में स्थित है और ये पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। 62.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? 62.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त जाता है मालागासी से होकर। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा इस तरह से है, ये है आडी लाइन और ये है खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन जो है उसे कहा जाता है देशांतर, और देशांतर ही भूमध्य रेखा को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट का। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो वह अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा, जहाँ पर रात व दिन दोनों समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो वो है 180। कुल देशांतरों की संख्या है 360। और विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखाओं के समानांतर कल्पित रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है ग्रीनविच से। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ये प्रधान रेखा होती है जिससे रेखाओं का निर्माण हुआ है, तो इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, और ये 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री देशांतर पर होती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो वो होगा इनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो वो है सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो देशांतर रेखाएं ये खींची जाती हैं नॉर्थ से साउथ की ओर यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा की ओर जब भी देशांतर जाते हैं तो उनकी दूरी बढ़ती जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण किया गया था 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो ये निकट है 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए, जैसे कि कुछ देश ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अलग अलग देशांतर पाए जाते हैं और उनके टाइम में इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की वजह से क्या है, टाइम में वेरिएशन आ जाता है, लेकिन एक कंट्री का एक ही स्टैंडर्ड टाइम रह सकता है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ताकि किसी निश्चित स्थान पर समय में अंतर ना आए, उनके स्टैंडर्ड टाइमिंग में अंतर ना आए, इस वजह से इसे मोड़ा गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा कितनी बार गया है और कौन कौन से स्थान पर मोड़ा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलन यानी कि उसको मोड़ा गया है और इसका मोड़ने का कारण है एल्यूशियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री और भारत का जो टाइमिंग होगा वो होगा 5:30। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया है 82 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो ये लिया गया है नैनी इलाहाबाद के निकट से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो इसमें अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो ये होती हैं 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसमें अंतर होगा 1 घंटे का। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो वो होता है 4 मिनट का। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? वो है 0 डिग्री देशांतर। विश्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो ये कर लेते हैं 1 दिन आगे। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो इसमें गुजर जाते हैं 360 देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? ये आर्कटिक सागर व प्रशांत महासागर से गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो इसे किया गया 24 टाइम जोन्स में विभाजित। भारत को किस समय जोन में रखा गया? तो भारत को रखा गया है टाइम जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो वह स्थान है नैनी इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? उसका नाम है पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? ये उतरा था कालीकट पर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? वो सम्राट था सर टॉमस रो। वो अंग्रेज था सर टॉमस रो। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो इन्होंने प्राप्त की थी जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? इन्होंने लगाई थी सूरत में। अंग्रेजों के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो इसका नाम था पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? उसका स्वागत किया गया था कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये की थी बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो वह अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो उसका नाम था कार्नेलिस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो इन्होंने गोवा पर आक्रमण किया था 1639 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपना प्रश्न है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था 1742 में, 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, खान की उपाधि दी जाती है, बहुत से अन्य उपाधियां बहुत से लोगों को दी गई हैं और उनकी इन उपाधियों से जुड़े क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक प्रश्न जरूर बनता है।
तो इन उपाधियों वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इससे आपको व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किसने दी है उसके बारे में भी आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसको मिली है उसके बारे में प्राप्त हो जाएगी, और उपाधि के बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि ये कैसे व्यक्तियों को दी जाती है। तो ये 3 चीजें आपकी एक ही बात से क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी हॉकिंस को। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये था रोल्फ फिच, जो आगरा और सिकरी पहुंचा था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने की थी मसूली पट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो वो नगर है मुंबई, जो द्वीप पर निर्मित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? इनके द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? वो शासक था शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स कौन होते थे? ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे होते थे, जिनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? उस समय भारत का बादशाह था अकबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो ये सौंपा था 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? वो राज्य था अवध, जो डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो ये नींव पड़ी थी 1835 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? भारत में डाक टिकट आरंभ करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे शादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान बनाया? तो वो बनाया था राजा सिताब राय को। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो इसके जनक है लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? उनका नाम है मीर कासिम, जिन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि आपको जहाँ का युद्ध हो रहा है उसके बारे में और उसके साथ साथ उसके आसपास के शासकों के बारे में भी आपको जानकारी हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली का शासक उस समय कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? तो ये कर्नाटक के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ये हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो इसका अंत हुआ था डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? ठगों का दमन किया था कर्नल स्लीमैन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो वो किया था चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? वो जाट राजा जिसे जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है, तो वो थे सूरजमल। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? ये बनाया था बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? वो मुगल बादशाह था फर्रुख सियर, जिसके आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी लाहौर पर अधिकार करने के बाद। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? इनके बीच संधि हुई थी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी?
तो ये सीमा निर्धारित करती थी सतलज नदी के बीच। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड एलन बरो के समय। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो वो है डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1616 में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? ये हुई थी हेस्टिंग्स के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो वो अंग्रेज है कॉर्नवालिस। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। टेनेसी एक्ट का काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? ये हुआ था 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो वो गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है, माना जाता है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? ये की थी 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उपज का 50% वसूला जाता था? वो कर व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो ये हुआ था नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? यहाँ पर आंसर गलत लिखा हुआ है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई थी भारत में टेलीग्राफ लाइन किनके बीच स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता व आगरा के बीच। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? ये हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? ये बिछाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक भाग किससे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1820 में। 1820 में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1822 में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो उसका कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो इनके द्वारा प्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो ये हुआ था 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ये किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? तो इसकी संज्ञा दी है कार्ल मार्क्स ने।
भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? ये की गई थी रिश्रा, बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई थी बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनकी अध्यक्षता किसने की है, वो कब हुए हैं, कौन सी जगह पर हुए हैं, सभी आपको याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? ये मिली थी 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी है रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1872 में। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा? ये अकाल पड़ा था ओडिशा में। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? मदरसा स्थापित किया गया था 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ था 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ये किया था विलियम विल्किस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो ये हुई थी कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जोनाथन डंकन। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? ये भेंट की गई थी शाइस्ता खां के द्वारा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी? उपाधि कहो या पदवी कहो, दोनों ही एक बात होती है, और ये पदवी दी गई थी डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो नहीं किया गया था चंद्रनगर का गवर्नर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती की? तो इनके द्वारा खेती की गई थी तंबाकू की। किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय के शासन काल में। मुंशी सिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो ये हुई थी पालखेड़ा के युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? ये हुई थी 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? ये मिली थी 1600 में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1674 में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो ये की थी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? ये छीनी गई थी 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। राज्य की हड़प नीति या राज्यिक से किसके द्वारा लागू की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो जो राज्य कब्जे में किए गए थे वो थे झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो इनके द्वारा की गई थी श्रीरंगपट्टम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो ये पराजित किया गया था सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर की प्रमुख भूमिका थी? तो वो भूमिका थी विलियम बेंटिक की। वोडियार किसके शासक थे? तो इसके शासक थे, मैसूर के ये शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? इन्हें बनाया गया था 1757 में। द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? वो किया गया था मराठों के द्वारा। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं तलछटीय चट्टानों से। वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो वो है सऊदी अरब। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज्यादा भंडार संचित है? तो वो है वेनेजुएला।
बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। गेर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो ये खोदा गया था 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। किरकुक किस खनिज के लिए से संबंधित है? तो ये है खनिज तेल से। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये है यूरेनियम के लिए। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वो है पवन ऊर्जा का जो उत्पादन करने वाला देश के रूप में भारत का स्थान है वो है 5वां। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो वो है 1883 ईस्वी में फ्रांस में। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो वो है अफ्रीका में। पर्यावरण के अनुकूलन हेतु हुए भी किस क्षेत्र किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जल विद्युत को। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये हुआ था इटली में। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो वो है स्विट्जरलैंड। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो वो है एंथ्रेसाइट। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है बिटुमेन्स। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो वो है लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 90%। बिटुमेन्स कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने परसेंट है? तो वो है 80%। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये औषधि चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चीन में। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है वेस्टफोलिया क्षेत्र। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तथा कहाँ है? तो वो है बाकी खान। ये जिम्बाब्वे में है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 3rd। विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो वो है यूक्रेन में। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो वो है जर्मनी में। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन में है? तो वो है जल विद्युत और सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। विश्व में पेट्रोलियम का बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में है? तो ये स्थित है कांगो गणराज्य में। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? ये है रूस में। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो वो देश है जर्मनी। विश्व में संभावित जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो ये विकास हुआ है अफ्रीका में। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 319 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट के बारे में आप सभी परिचित होंगे। ये खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? ये समकालीन थे गुप्त वंश के। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो इनकी जो राज दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। ये अपने राजकाज का जितना भी कार्य होता था वो संस्कृत में किया करते थे। गुप्त राजवंश ने किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो वो रोका था स्कंद गुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? ये संबंधित है गुप्त काल से। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका संबंध है भानु गुप्त से। चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त युग को। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो गुप्त युग है इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो ये की थी वाकाटक ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो वो कहा गया है समुद्रगुप्त को। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? वो गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, जो भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था। स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो वो है
कहो मस्तम लेख, जिसमें स्कंदगुप्त को कहो सक्रुपम कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे विष्णु। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस नदी में निर्मित हुआ? तो ये जिस सदी में निर्मित हुआ वो था 4वीं सदी में। फायन द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओ की में किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वे किस शासक से जुड़े हुए थे? एक तो अमरकोश ग्रंथ की रचना का नाम बताना है, शासक का नाम बताना है। तो अमरकोश ग्रंथ की रचना की है चंद्रगुप्त सिंह ने, अमर सिंह ने, और इसके ये जिस शासक से जुड़े हुए थे वो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? हरिसेन जिसका राजदरबारी कवि था वो थे समुद्रगुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सोने की मुद्रा, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चला करती थी उसे कहा जाता था दिनार। ये आपको ध्यान रखना है। कुमार संभवम महाकाव्य को किसने रचा? इसको रचा है कालिदास के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? ये हुई थी गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भू राजस्व की दर यहाँ पर पूछा गया है। तो गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो थी उपज का छठा भाग। ये आपको ध्यान रखना है, उपज का छठवां भाग थी। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो ये थी गुप्त युग की विशेषता। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो वो वंश था गुप्त वंश, जिनके द्वारा मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए गए थे। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्रम नाटक है ये, और इसके नायक कौन है? नायक का नाम पूछा है तो उसका नाम है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो इसकी उपलब्धियों का वर्णन है प्रयाग अभिलेख में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? ये आरंभ हुई थी गुप्त युग में। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? वो ग्रंथ जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ सबसे पहले वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये कालिदास द्वारा रचित महानतम नाटक माना जाता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? तो वो गुप्त शासक थे रूपक। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक 100 कृतियों में की जाती है? सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वो विद्वान है आर्यभट्ट। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? उस शासक का नाम है रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध पूछा गया तो इसका संबंध था हूणों से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? वो राजा जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की गई वो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की वो शासक था समुद्रगुप्त। सर्वराज्योच्छेता की उपाधि किसने धारण की? तो वो है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना की गई थी 319 ईस्वी में। गुप्त संवत व शक संवत में कितना अंतर है? तो इसमें अंतर है 241 ईयर्स का, 241 वर्ष का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो वो है गुप्त वंश के शासक। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो वो है विंसेंट स्मिथ। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो वो थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो सती होने का प्रमाण प्रथम बार मिला था 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये ग्रंथ लिखा है आर्यभट्ट ने, आपको ध्यान रखना है इस ग्रंथ के रचयिता का नाम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 415 से 454 ईस्वी में। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो वो था बाणभट्ट।
चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन था? ये समकालीन था हर्षवर्धन के। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वो है हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो हर्षचरित है, जिसमें हर्षवर्धन की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, ये रचित है बाणभट्ट के द्वारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है ऐहोल के अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी कन्नौज में। सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो वो था शशांक। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो वो किया था हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? क्या पूछा गया है, ध्यान रखना। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर, तो वो शहर था कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ लिया करते थे? तो ये अपनी धार्मिक सभा लेते थे प्रयाग में। धार्मिक सभा का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये है हरियाणा में। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो नगर था मथुरा। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वो है हेनसांग। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? तो वो शासक है हर्षवर्धन। दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो इसमें एरीपत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राजा के आय का मुख्य साधन क्या था? तो वो था भूमिकर। पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो वो लिया जाता था पैदावार का 1/6वां भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो वो था शीलभद्र। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो वो अभिलेख है मधुबन व भांसखेड़ा अभिलेख। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी ग्रंथ में। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसके रचयिता है कल्लण। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की है दुर्लभ वन ने। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? ये बसाया था अवंती वर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो ये हुआ था उत्पल वंश का उदय। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? तो ये किया था 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो इस पर शासन हुआ यशोवर्मन का। हेनसांग की रचना के क्या नाम था? तो इसका नाम था सीयूकी। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी उद्गार में रहते हैं? तो वो रहते हैं जागरम ज्वालामुखी उद्गार। किस तरह के ज्वालामुखी जो रहते हैं वो उद्गार में होते हैं? तो ये जागरम तरह के ज्वालामुखी रहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहलू अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती है? तो इसमें जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। कालडेरा किससे संबंधित है? तो ये कालडेरा संबंधित होता है ज्वालामुखी से। कि जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है शांत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओजस डेल सालाडो। ये अर्जेंटीना चिली में स्थित है। विश्व का शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये है जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो वो है स्ट्राम्बोली। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो ये है सिसिली द्वीप पर। विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? यह है इटली में। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो ये ताज सेल के टुकड़े और लावा होते हैं जिसे ज्वाला खंडाश्मी कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? तो वो होते हैं वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं मैग्मा। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? तो वो है मृत ज्वालामुखी। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में।
फोशा मैग्मा क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो वो है विसर्प। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो वो है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अलास्का में। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है किलायू, जो हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है मैग्मा। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो है काराकटोआ ज्वालामुखी। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये पेरू में है। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? ये माना जाता है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वो था दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो ये नाम है दिल्ली का। पृथ्वीराज अशोक की रचना किसने की थी? चंदर बरदाई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे 17 टाइम्स, यानी कि 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो इनके द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ये लूटा गया था 1206 में महमूद गजनवी के द्वारा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वो था भीमदेव प्रथम। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो वो है हरिकेली नाटक। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? रानी पद्मिनी पत्नी थी राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो ये निर्माण कराया था धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नरसिंह प्रथम। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक थे अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? वो शासक था जयसिंह सिद्धराज। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ था जयचिंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? इसकी नींव डाली थी ययाति केशरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल के उत्तरापद स्वामीन कहा? तो ये कहा है धर्मपाल को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? इसकी रचना की है जिमूत वाहन ने। रामचरित की रचना किसने की? इसकी रचना की है संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की है हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? इसका पुत्र था महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये लिखा है राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था राजा अनंगपाल। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो वो शासक है पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कर्नल टोट को। सेन वंश की स्थापना किसने की? ये की है सामंत सेन ने। समरांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो ये है स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? इसमें पराजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? ये क्या था? मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये किया था हिंदुशाही राज्य के विरुद्ध। हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी उदभांडपुर ओहिंद में। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो इसके राज दरबारी कवि थे फिरदौसी। सहनामा के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे फिरदौसी।
मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो वो शहर था लाहौर। वाहिद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? लड़ा गया था मोहम्मद गजनवी व आनंद पाल के बीच। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? ये शासक था संसवनी वंश का। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? यह आक्रमण किया गया था मुल्तान राज्य के विरुद्ध। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो वो शहर था तंजौर, जो चोल राजाओं की राजधानी था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो राजा था राजेंद्र प्रथम। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये निर्माण करवाया था राजराजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो वो राजवंश था चोल वंश। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था चालुक्य ने। पल्लवों का एकाश्मी रथ कौन सी जगह मिला? ये मिला है महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र में। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी देवगिरी में। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की? तो ये की थी राजराजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी मदुरई में। एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता का है? तो ये मंदिर है सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो ये है महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये थी चोल वंश के पास। भगवान नटराज का मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? ये किया था तेलप द्वितीय ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो वो थी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये है एलिफेंट गुफा में। महाभारत का भारत वेणता के नाम से किसने तमिल में अनुवाद किया? तो वो किया है पेरुनदेव नाड़ ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वो था महिपाल प्रथम। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था विक्रमादित्य 6 ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पंचशिला लेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं कर्नाटक में। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो वो थे चोल वंश के। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो इसमें तीरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन इनको बोला जाता है। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? तो इनका राज्य फैला था कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो वो थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रकूट का। होयसल स्मारक कहाँ है? तो ये है मैसूर व बेंगलुरु है एक्चुअल में ये। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो ये किए गए थे वेंगी के चालुक्यों के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो वो थी चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था विजयपाल। रुद्रवाक किस राजवंश की पहली महिला शासक थी? तो वो थी काकतीय राजवंश की। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम था अरिमोल वर्मन। चोल युग में कड़िमे का क्या अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था भू राजस्व या लगान। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो यह है शिव का। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो वो किया था लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसमें सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंजू। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो वो उपाधि थी क्षत्रिय शिखमणि की। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? ये समकालीन था हर्षवर्धन के। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बल्लाल तृतीय। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो वो धर्म था शैव धर्म। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो वो की थी महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो वो था पल्लवों का। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? तो ये की थी वेंकट माधव ने। तेलप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो ये की थी तुंगभद्र नदी में।
किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो वो है भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के किस भाग पर निकल और लोहे की अधिकता है? तो वो है नीफे भाग में, यानी कि निकिल और फेरस। ये नीफे जो भाग है वो है कोर का, जहां पर निकिल और फेरस दोनों भारी तत्वों की प्रधानता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था स्वेस के आधार पर 3 परतें उन्होंने बनाई थी। पहली परत थी जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका नाम है सियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा और उसके बाद है नीफे। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वो है निकेल। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो वो है पृथ्वी की बाह्य सतह। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेंटल को। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? तो औसतन घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? तो पृथ्वी के नीचे जाने पर 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अगले 300 किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर पर, और फिर उसके बाद हर 1 डिग्री बढ़ता है हर किलोमीटर पर। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो ये लगाया था पाइथागोरस ने। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो ये सिद्ध किया था मैगलेन ने। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेंटल का है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में लगभग 68% मेंटल का है। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन ने। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो ये है 61%। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल है? तो वो है 81% जल है। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थलमंडल है? तो वो है 29%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? तो वो है 71%। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है औषधि चट्टानों में। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वो है निकेल। किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो वो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, जिसे बेरिस्फीयर कहते हैं। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई है? तो ये मापी गई है 100 किलोमीटर। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई कितनी है? तो वो है 30 किलोमीटर। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका नाम है सीमा। स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना होता है? तो ये बना होता है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। भूपर्पटी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? जो तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा? और 3 भागों में बांटा है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट की चट्टानों की अधिकता है? तो वो है सीमा परत में। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? तो वो होता है बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? वो था फायान। शून्य की खोज किसने की? इसकी खोज की थी आर्यभट्ट के द्वारा। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो है पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करना है। हितोपदेश की रचना किसने की? ये की है नारायण पंडित ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ये की है भरत मुनि ने। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 57 ईस्वी में। ओंकार वाट कहाँ स्थित है? ये स्थित है कंबोडिया में। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो वो था शिकार करना। किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो वो युग है ताम्रपाषाण युग। स्वप्न वासदत्ता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भाष। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो वो है क्रोमेगनन मनुष्य। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वो है बाह्य लिपि। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वो है बाणभट्ट। सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो वो है मयूर। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो वो था सिंधु व झेलम के मध्य। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो लिपि थी खरोष्टी लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इधर से स्टार्टिंग की जाती थी। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो वो हुआ था चावल का। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो वो है मिलिंद पानहो। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यह कहा था यूनान वासियों ने। मेगस्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? ये पहुंचा था कपिशा। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो ये मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है एपिग्राफी।
सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये थे भूमध्य सागरीय निवासी थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? ये दिए थे श्रावस्ती में। सिकंदर किसका शिष्य था? ये अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया था अशोक ने। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अशोक वर्धन। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने किया? ये किया था पुष्यमित्र सुंग ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये हुआ था चीन में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? ये हुआ था गुप्त काल में। प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? इसकी रचना की है हर्षवर्धन ने। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? तो ये की है हर्षवर्धन ने। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। शूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो ये कराया था स्कंदगुप्त ने। पुनश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है रीढ़ ने। पुनश्चलन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भूकंप से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है? तो ये होती है दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी मुख्य रूप से भूकंप के कारण आती है। विश्व में के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते थे? ये आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है सिस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत। सिस्मोग्राफ किसने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है सह भूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अग्निवलय। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो वो है सुनामी। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो इसमें आते हैं 8,000 से 10,000 तक भूकंप। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है भूकंप मूल। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का वेग कितना होता है? तो ये होता है 80 मीटर पर सेकंड। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है मर्केली पैमाने पर। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती है? तो ये होती है एल के आकार की। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक थे। कबीर के गुरु कौन थे? वो थे रामानंद। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लहरतारा काशी में। अगला प्रश्न है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी जो उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में इसको संत कबीर नगर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो दक्षिणी भारत से लाए और उत्तर भारत में भी प्रचारित किया, उनका नाम है रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? वो संत है चैतन्य महाप्रभु जिसने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलनों को किसने चलाया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भी भक्ति आंदोलन हुए और इसको चलाने वाले कौन थे? तो इसको चलाने वाले थे शंकरदेव। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? इनका एक ही धर्मोपदेश था, मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? चंडीदास ने जिस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए योगदान दिया वो है बंगाली भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? रामानुज के अनुयायी को कहा जाता था वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता है कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो वो विशेषता थी संसार का दुखपूर्ण होना।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सके। और पीडीएफ के लिए आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।